नमस्कार दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के क्रम में आज हम जिस विचारधारा को पढ़ेंगे वह है मार्क्सवाद का ही विकसित रूप या मार्क्सवाद की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न हुई एक विचारधारा जिसे कहा जाता है नव मार्क्सवाद। नव मार्क्सवाद के बारे में हम जानेंगे। नव मार्क्सवाद के विचारक कौन हैं और उनके क्या विचार हैं। न्यू मार्क्सिज्म इन इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, इसको एक और नाम भी दिया जाता है और इसे कहा जाता है क्रिटिकल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का आलोचनात्मक सिद्धांत नाम भी इसी के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो आलोचनात्मक सिद्धांत या नव मार्क्सवाद का आज हम अध्ययन करेंगे। क्या इसकी मूल मान्यताएं हैं उस पर बात करते हैं और किस प्रकार यह आलोचना करता है मार्क्सवाद की। तो हम देखते हैं कि मार्क्सवाद की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी। मार्क्सवादी जिस चीज को मानते थे वो कहते हैं कि सब चीजों का जो निर्धारण है, हर समस्या का कारण, दुनिया की हर समस्या का आर्थिक कारण है। एक ही कारण है और वह है आर्थिक कारण। तो नव मार्क्सवादी इस बात की आलोचना करते हैं कि मार्क्सवाद जो है आर्थिक अपचयनवादी है। मार्क्सवादी क्या है? आर्थिक अपचयनवादी या इकोनॉमिक रिडक्शनिस्ट। अंग्रेजी का टर्म है इकोनॉमिक रिडक्शनिस्ट, यानी हर चीज की व्याख्या हर समस्या का कारण। आर्थिक अपचयनवाद के अनुसार हर समस्या का कारण क्या है? आर्थिक है। तो इस बात की नव मार्क्सवादी आलोचना करते हैं कि मार्क्सवादियों ने यह जो अप्रोच है कि हर चीज का कारण आर्थिक ही है, ये सही नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण आलोचना नव मार्क्सवादी क्या करते हैं? आर्थिक निर्धारणवाद। आर्थिक निर्धारणवाद में ये कहते हैं नव मार्क्सवादी कि मार्क्स ने अर्थव्यवस्था को प्रमुख कारक माना था। अर्थव्यवस्था के बारे में मार्क्स ने कहा था कि ये प्रमुख कारक है, एकमात्र कारक। मार्क्स ने कभी भी इसको नहीं कहा। मार्क्स ने कभी ये नहीं कहा कि अर्थव्यवस्था एकमात्र कारक है। यानी कि नव मार्क्सवादी कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था को एकमात्र कारक मानना यह सही नहीं है। तो इन दोनों चीजों के लिए ये आलोचना करते हैं मार्क्सवादियों की। ठीक है, आर्थिक अपचयनवाद और आर्थिक निर्धारणवाद के लिए मार्क्सवादियों की आलोचना करते हैं। दरअसल जो नव मार्क्सवादी हैं वो युवा मार्क्स के विचारों से प्रभावित हैं, जो अर्थव्यवस्था के अलावा दूसरी बातों को भी स्वीकार करता है। वो समाज के महत्व, नागरिक समाज के महत्व, स्वतंत्रता इत्यादि मान्यताओं को भी मानता है, सिर्फ अर्थव्यवस्था की बात नहीं करता। और जो टिपिकल मार्क्सवादी हैं वो प्रौढ़ मार्क्स के अनुयायी हैं। तो ये थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट उनमें होता है। अब आगे बात करते हैं कि इनकी नव मार्क्सवादियों की मूल मान्यता क्या है। नव मार्क्सवाद की मान्यता की जब हम बात करते हैं तो सबसे जो प्रसिद्ध विचार है वो फ्रैंकफर्ट स्कूल का है। फ्रैंकफर्ट स्कूल यानी कि फ्रैंकफर्ट जर्मनी में एक जगह है और वहाँ के विचारों की प्रधानता है। वहाँ जो प्रोफेसर वगैरह हुए हैं, जो विचारक हुए हैं,
उनकी इस विचारधारा में ज़्यादा प्रधानता है, इसलिए इसे कहा गया फ्रैंकफर्ट स्कूल, यानी फ्रैंकफर्ट विश्वविद्यालय से संबंधित विचारकों की मान्यताएं। फ्रैंकफर्ट स्कूल की मूल मान्यताएं या नव मार्क्सवाद की। नव मार्क्सवादी मूलतः इसी से आते हैं ज़्यादातर। मूल मान्यता का मतलब कि ये मान्यता हर नव मार्क्सवादी के लिए समान रहेगी, फिर उसके बाद उनके अपने अलग अलग पर्सनल ओपिनियन आते हैं। तो सबसे पहली मूल मान्यता क्या है? फ्रैंकफर्ट स्कूल या नव मार्क्सवादी क्या मानते हैं? ये कहते हैं कि स्वयं मार्क्स क्या कहते थे। मार्क्स ये दावा करते थे कि मैं वैज्ञानिक हूं, ठीक है। लेकिन जो मार्क्सवादी आए, मार्क्सवादियों ने क्या कहा कि मार्क्स के सिद्धांत जो है बिल्कुल पवित्र हैं और इनका कोई भी मूल्यांकन, आलोचनात्मक मूल्यांकन नहीं हो सकता। यानी एक तरीके से भगवान की तरह मार्क्सवादियों ने मार्क्स को माना है, जबकि खुद मार्क्स कह रहे हैं कि मैं वैज्ञानिक हूँ। वैज्ञानिक होने का मतलब क्या हुआ कि विज्ञान में हमेशा सुधार होता रहता है, जबकि मार्क्सवादी उसकी उलट बात कर रहे हैं। वो मार्क्स को एक तरीके से भगवान का दर्जा दे रहे हैं और उनकी बातों पर ही अडिग रहते हैं। तो यहाँ फ्रैंकफर्ट स्कूल का मानना यह है कि मार्क्स चूंकि वैज्ञानिक है और मार्क्सवादी के जो सिद्धांत हैं, साथ ही जो व्यवहार है, इनको बिल्कुल पवित्र का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए, कि सैक्रेड मान्यता नहीं होनी चाहिए, कि इनको छेड़ा ही नहीं जा सकता। ये बिल्कुल अडिग हैं। इसका क्या होना चाहिए? आलोचनात्मक मूल्यांकन होना चाहिए, क्रिटिकल एनालिसिस होनी चाहिए, क्योंकि हर चीज जो है, हर चीज में समय के साथ सुधार आता है, इसलिए मार्क्सवादी सिद्धांतों का भी मूल्यांकन जरूरी है, ठीक है। फिर अब फ्रैंकफर्ट स्कूल की एक खास बात यह है कि किसी राजनीतिक दल या विचारधारा से प्रेरित नहीं है, यानी बिल्कुल स्वतंत्र विचारधारा है इनकी, किसी धारणा से प्रेरित नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी पूंजीवादी दल से प्रेरित हो या फिर समाजवादी दल से, बिल्कुल स्वतंत्र विचारधारा है। और ये मानते हैं, फ्रैंकफर्ट स्कूल ये मानता है कि सर्वहारा वर्ग का शोषण तो है, सर्वहारा वर्ग का शोषण हो रहा है। ये मूल मान्यता जो मार्क्स की है उसको ये भी मानते हैं, फ्रैंकफर्ट स्कूल भी मानता है। लेकिन ये नहीं कहते कि सर्वहारा वर्ग चूंकि शोषित है इसलिए उसको क्रांतिकारी बन जाना चाहिए। ऐसा मानने से वो इनकार करते हैं। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि सिद्धांत हमेशा स्वायत्त होना चाहिए। सिद्धांत स्वायत्त होने का मतलब ये हुआ कि मार्क्स ने जो क्रांति की बात कही उसी को पकड़ के नहीं बैठ जाना चाहिए। सिद्धांत में संशोधन होते रहने चाहिए और साथ ही साथ ये क्रांति के बजाय एक क्रमिक परिवर्तन की बात करते हैं, क्रमिक परिवर्तन की बात करते हैं। जाहिर सी बात है, अर्थव्यवस्था के साथ साथ अन्य कारकों को भी महत्व देते हैं, जैसे संस्कृति, विचारधारा इत्यादि बातों को भी मानते हैं, ठीक है। ये मूल मान्यताएं हैं नव मार्क्सवादियों की। अब विचारक पर आते हैं। पहले विचारक हम पढ़ते हैं। पहला विचारक है रॉबर्ट कोक्स। रॉबर्ट कोक्स प्रमुख नव मार्क्सवादी विचारक हैं और रॉबर्ट कोक्स जिस विचारधारा से प्रभावित हैं सबसे ज्यादा, वो विचारधारा है ग्रामस्की की।
ग्रामस्की हमने पढ़ा है पॉलिटिकल थिंकर्स में, उसका वीडियो आप पुरानी प्लेलिस्ट से जाकर के देख सकते हैं। यहाँ थोड़ी सी उसकी बात बता दूं कि ग्रामस्की मूलतः समाज और इतिहास को समझने के लिए मार्क्स से अलग दृष्टिकोण अपनाते हैं। मार्क्स कहते थे कि इतिहास अर्थव्यवस्था इनकी व्याख्या करती है, लेकिन ग्रामस्की कहते हैं कि समाज और इतिहास को समझने के लिए कुछ और चीज़ों का भी महत्व होता है, जैसे कि धर्म, जैसे संस्कृति और विचारधारा। इन सब का महत्व ग्रामस्की स्वीकार करते हैं और इसी बात को रॉबर्ट कोक्स भी मानते हैं। ठीक है, यानी वो कहते हैं कि धर्म, संस्कृति और विचारधारा ऐसे तत्व हैं जो समाज और इतिहास को निर्धारित करते हैं। तो चूंकि समाज को बदलना है तो इन चीज़ों पर भी काम करना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अर्थव्यवस्था में परिवर्तन से, अर्थव्यवस्था के स्वरूप में परिवर्तन से समाज बदल जाएगा, ऐसा बिल्कुल अटल सत्य नहीं है। फिर आगे रॉबर्ट कोक्स किसकी आलोचना करते हैं? रॉबर्ट कोक्स कहते हैं, अच्छा इस विचार से पहले एक वैचारिक संदर्भ देना जरूरी है, क्योंकि जब मार्क्स बात कर रहे थे पूंजीवाद की और ये क्रांति की बात कर रहे थे सर्वहारा वर्ग के द्वारा, उस समय तथा उसके बाद लेनिन भी आए, लेनिन के समय भी, यानी लेनिन और मार्क्स दोनों ने ही पूंजीवाद को क्या बताया? पूंजीवाद को बताया कि साम्राज्यवाद जो है वह वस्तुतः पूंजीवाद का ही स्वरूप है। साम्राज्यवाद तथा एशिया अफ्रीका में जो भी उपनिवेश बनाए हुए हैं ये पूंजीवाद का विस्तार है। और साथ ही साथ ये कह रहे थे, लेनिन ने ये विचार दिया कि यूरोप में क्रांति क्यों नहीं हो रही है। यूरोप में क्रांति पश्चिमी यूरोप में इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद, यानी जो उपनिवेश हैं पश्चिमी यूरोपीय देशों के, उनसे जो लाभ प्राप्त हो रहा है उसमें से कुछ लाभ पश्चिमी यूरोप के सर्वहारा वर्ग को भी मिल रहा है। इसलिए पश्चिमी यूरोप का सर्वहारा वर्ग फिलहाल संतुष्ट है। जब साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद खत्म हो जाएगा उस समय ये वर्ग जो है क्रांति करेगा। लेकिन हुआ क्या, 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ उसके बाद धीरे धीरे आज़ादी मिलने लगी एशियाई देशों को, अफ्रीकी देशों को, और 60 के दशक तक आते आते लगभग साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का खात्मा हो गया। लेकिन फिर भी यहाँ क्रांति नहीं हुई, किसी भी यूरोपीय देश में क्रांति नहीं हुई। तो लेनिन का जो ये मानना था कि साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के खत्म होने के बाद यूरोप में सर्वहारा वर्ग के द्वारा क्रांति कर दी जाएगी, ये बात सही साबित नहीं हुई, यानी उनकी मान्यता गलत साबित हो गई। तो उसकी व्याख्या रॉबर्ट कोक्स किस प्रकार करते हैं? रॉबर्ट कोक्स कहते हैं कि उपनिवेशवाद खत्म हो गया, उपनिवेशवाद पूंजीवाद का एक स्वरूप था, लेकिन पूंजीवाद एक नए स्वरूप में सामने आ गया है। और वो नया स्वरूप क्या है? तो वो कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन जो है, भूमंडलीकरण, पूंजीवाद का ही बदला हुआ रूप है। पूंजीवाद का ही बदला हुआ रूप है, ऐसा रॉबर्ट कोक्स मानते हैं। और ये वास्तव में क्या है? ये पूंजीवादी समाज के द्वारा शोषण का एक नया तरीका इजाद किया गया है, यानी ये साम्राज्यवाद से भिन्न नहीं है, लेकिन स्वरूप बदल गया है, इसलिए ये हमें अलग दिखाई देता है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि पूंजीवाद क्यों शोषण कायम बना के रखा हुआ है पूंजीवाद ने। इसका कारण वो क्या बता रहे हैं कि पूंजीवाद ने नागरिक समाज में, सिविल सोसाइटी में एक भ्रम पैदा कर दिया है। और भ्रम क्या पैदा कर दिया है? भ्रम ये पैदा कर दिया है कि ये ग्लोबलाइजेशन जो है, भूमंडलीकरण,
सभी के लिए लाभकारी है। ये मूल मान्यता है रॉबर्ट कोक्स की। इसको और अच्छे से समझते हैं। भूमंडलीकरण हमें आगे भी पढ़ना है। भूमंडलीकरण का मतलब हुआ दुनिया एक गांव के समान होगी और चीजों का, सेवाओं का, वस्तुओं का आदान प्रदान, व्यापार बहुत अच्छे से देशों के मध्य किया जाएगा। अब नागरिक समाज क्या है? नागरिक समाज वस्तुतः विभिन्न देशों के जो नागरिक हैं उनका समूह है, लेकिन इसमें कौन शामिल नहीं होगा? इसमें शामिल नहीं होते राज्य के लोग और जो व्यापारी संस्थाएं हैं वो शामिल नहीं होती। यानी जो आम आदमी है उनका समाज, इसमें एनजीओ आते हैं, मूलतः एनजीओ ही आते हैं, और बाकी जो संगठन है वो भी इसमें आते हैं, लेकिन उनका स्वरूप व्यापारिक ना हो और राज्य की मशीनरी से संबंधित नहीं हो, वो नागरिक समाज होते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या भ्रम पैदा कर दिया है पूंजीवाद ने? पूंजीवाद कहता है कि जो भूमंडलीकरण है, भूमंडलीकरण वकालत करता है मुक्त व्यापार की, यानी बिना किसी बाधा के व्यापार हो या बिना किसी करों के व्यापार हो, इस प्रकार की बात भूमंडलीकरण करता है। और इसमें एक संस्था हम पढ़ेंगे आगे, WTO, वो भी इस बात को प्रोत्साहित करता है। तो भूमंडलीकरण के जरिए यह भ्रम पैदा किया गया है कि भूमंडलीकरण जो है, ये विचारधारा में परिवर्तन किया गया है कि भूमंडलीकरण सभी के लिए लाभदायक है। सभी के लिए लाभदायक कैसे बताते हैं? मान लीजिए ये एक देश है, ये दूसरा देश है। अब पूंजीवादियों ने ये विचारधारा उत्पन्न कर दी कि एक देश के पास कुछ चीजें हैं, दूसरे देश के पास कुछ और चीजें हैं, तो दोनों आपस में आदान प्रदान कर लेंगे, इनका भी माल बिकेगा, इनका भी बिकेगा, तो ये दोनों के लिए लाभकारी होगा। लेकिन मूल धारणा क्या है कि जो पूंजीवादी देश हैं उन्हीं ने फिर आकर के जो गरीब देश हैं उनकी अर्थव्यवस्था पर भी धीरे धीरे कब्जा करना शुरू कर दिया। इसी में हम बड़ी बड़ी MNCs देखते हैं जिन्होंने छोटे राष्ट्रों या विकासशील राष्ट्रों पर जो है आर्थिक नियंत्रण कर रखा है। तो वास्तव में शोषण बना हुआ है, शोषण का तरीका बदल गया है, यही बात रॉबर्ट कोक्स कह रहे हैं। और शोषण का तरीका क्या है? शोषण का जो वर्तमान तरीका है वह ग्लोबलाइजेशन या भूमंडलीकरण है। फिर आगे रॉबर्ट कोक्स क्या कहते हैं? आगे रॉबर्ट कोक्स कहते हैं कि ये जो दुनिया है, दुनिया वास्तव में एक तो सोपानिक है, हियरार्किकल है। सोपानिक का मतलब लेवल है, सबसे नीचे लेवल पर, उससे ऊपर, उससे ऊपर और एक सर्वोच्च लेवल पर। सोपानिक होने के साथ साथ ये विषमता मूलक भी है। दोनों वैसे तो समानार्थी ही हैं कि विषमता है तभी सोपानिक है। और इस सोपान में जो सबसे नीचे है, जो सबसे नीचे है उसका शोषण सबसे ज्यादा हो रहा है, ऐसा रॉबर्ट कोक्स का मानना है। रॉबर्ट कोक्स कहते हैं कि भूमंडलीकरण का, ग्लोबलाइजेशन का सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ? सबसे ज्यादा फायदा हुआ जिन देशों के पास ज्यादा पूंजी थी, जो शक्तिशाली राष्ट्र थे, आर्थिक रूप से संपन्न राष्ट्र थे, उनको ज्यादा फायदा हुआ। लेकिन इन लोगों ने प्रचारित किया कि इसमें बाकी देशों का भी फायदा है, यानी मूलतः शक्तिशाली देशों द्वारा प्रचारित विचारधारा है भूमंडलीकरण। लेकिन इसमें सिर्फ शक्तिशाली को फायदा हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि इनके पास इनकी आर्थिक ताकतें ज्यादा हैं और ये विकासशील देशों के संसाधनों का दोहन कर रहे हैं, जबकि विकासशील देशों में तकनीकी विकास इत्यादि नहीं होने से वो भूमंडलीकरण से उतने लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं जितने शक्तिशाली या बड़े पूंजीवादी राष्ट्र जो हैं वो जितने लाभान्वित हो रहे हैं। इसलिए फिर वही लास्ट में अंतिम धारणा कि इसका हल कैसे होगा, तो हर मार्क्सवादी की तरह ये भी पूंजीवाद के विनाश की बात कर रहे हैं कि पूंजीवाद का विनाश होगा तभी ये समस्याएं हल हो पाएंगी।
और अंतर क्या था? अंतर ये था कि इन्होंने जो है ग्रामस्की की तरह समाज और इतिहास की व्याख्या में धर्म संस्कृति के महत्व को भी स्वीकारा, जबकि जो स्ट्रक्चरल मार्क्सवाद है या संरचनात्मक मार्क्सवाद जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, वो ये मानते हैं कि दुनिया की व्याख्या जो है सिर्फ आर्थिक आधार पर ही की जाती है। ये हुए विचार रॉबर्ट कॉक्स के। इससे आगे एक और विचारक आते हैं जिनका नाम है एंड्रयू लिंकलेटर। एंड्रयू लिंकलेटर भी एक प्रसिद्ध नव मार्क्सवादी विचारक हैं, क्रिटिकल थ्योरी के विचारक हैं, और इनके आलोचना के केंद्र में है कीनथ वाल्ट। ये कीनथ वाल्ट की आलोचना करते हुए क्या कहते हैं? इन्होंने आलोचना की कीनथ वाल्ट आपने पढ़ा होगा, नव यथार्थवादी विचारक हैं। शक्ति, यथार्थवादियों की बात है कि वो शक्ति, राष्ट्रहित, राज्य केंद्रित दुनिया की बात करते हैं। लेकिन यहाँ एंड्रयू लिंकलेटर कीनथ वाल्ट की आलोचना करते हुए ये कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, कीनथ वाल्ट ने क्या कहा था कि जो नव यथार्थवाद है, नव यथार्थवाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की वस्तुनिष्ठ व्याख्या है, यानी यही एकमात्र व्याख्या है जिसमें राज्यों को जो है अराजक बताते हुए, और शक्ति संग्रहण की बात उन्होंने की थी कि हर राज्य शक्ति संग्रहण की प्रतिस्पर्धा में लगा हुआ है, ये बात वो करते हैं। ठीक है। अब एंड्रयू लिंकलेटर क्या कहते हैं कि कीनथ वाल्ट जो दावा कर रहे हैं कि सिर्फ एक यही ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेनेशन है दुनिया का, ऐसा नहीं है। ये कह रहे हैं कि हर सिद्धांत कभी भी ऑब्जेक्टिव नहीं होता, हर सिद्धांत किसी न किसी उद्देश्य के लिए निर्माण किया जाता है और उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसकी धारणाएं बनाई जाती हैं। इसलिए कीनथ वाल्ट के नव यथार्थवादी विचार की मान्यता गलत है कि वो ही सिर्फ जो है दुनिया को व्याख्यायित करते हैं। लिंकलेटर पूंजीवाद का विरोध करते हुए क्या कहते हैं? लिंकलेटर कहते हैं कि पूंजीवाद जो है कारण है किसका? दुनिया में जो भी विषमता है, असमानता है देशों में, उसका कारण पूंजीवाद ही है। इसलिए जो बात कीनथ वाल्ट कर रहे हैं किसकी? शक्ति की और सुरक्षा की, शक्ति और सुरक्षा की बात जो नव यथार्थवादी करते हैं, उसकी बजाय हमें ध्यान देना चाहिए मानवीय सुरक्षा पर। मानवीय सुरक्षा कैसे हो पाएगी? तो मानवीय सुरक्षा हथियारों की होड़ से संभव नहीं होगी, बल्कि मानवीय सुरक्षा के लिए हमें मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं पूरा करनी पड़ेगी। एक वर्ग यानी पूंजीवादी वर्ग अपने लाभ बढ़ाने में लगा हुआ है और समाज का दूसरा वर्ग जो निम्न वर्ग है, सर्वहारा वर्ग है, वो पिसता चला जा रहा है। इससे मानवीय सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होगी। हमें ये तय करना होगा कि हर व्यक्ति को रोटी, कपड़ा, मकान, पानी, बिजली, शिक्षा इत्यादि जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो सब की पहुंच में हो, तभी जो है मानवीय सुरक्षा संभव हो पाएगी। और जो शक्ति संग्रहण, सुरक्षा, हथियारों की होड़, ये सब है, ये बेईमानी है, इससे मानवीय सुरक्षा संभव नहीं होगी। यहाँ एक उदाहरण भी ये देते हैं कि सोवियत संघ हालांकि मार्क्सवाद के सिद्धांतों पर गठित किया गया था, लेकिन सोवियत संघ में भी जो है एक हथियारों की होड़ मच गई थी और हथियारों से भी वह सुरक्षित नहीं हो पाया। अमेरिका से भी ज्यादा हथियार सोवियत संघ के पास थे एक जमाने में, लेकिन फिर भी वह उनकी सुरक्षा नहीं कर पाया, क्योंकि मनुष्य की जो मूलभूत आवश्यकताएं थी उनको अंतिम समय में नजरअंदाज किया जाने लगा था। कुछ समय तक व्यवस्थाएं बहुत अच्छे से काम की, लेकिन बाद में आते आते सिर्फ हथियारों की होड़ तक ही जो है केंद्रित रह गया प्रशासन, और मानवीय सुरक्षा की ओर इतना ध्यान नहीं दिया गया।
ठीक, ये एंड्रयू लिंकलेटर कह रहे हैं। फिर ये कहते हैं कि मार्क्सवादी जो विचार है, इनके अनुसार मार्क्सवादी विचार प्रोग्रेसिव है। प्रोग्रेसिव का मतलब कि ये यथास्थिति में परिवर्तन की बात करते हैं। स्थिति में सुधार की बात करते हैं, परिवर्तन की बात करते हैं, यानी एक ही जगह पे शोषण को झेल नहीं रहे, शोषण से मुक्त होने की बात करते हैं, परिवर्तन की बात करते हैं। इसलिए एंड्रयू लिंकलेटर मार्क्सवादी विचारधारा को प्रोग्रेसिव विचारधारा की संज्ञा देते हैं। अच्छा, एंड्रयू लिंकलेटर हमने पढ़ा, रॉबर्ट कोक्स पढ़ा, तो एक निष्कर्ष हम निकालने की कोशिश करते हैं कि क्या सोवियत संघ का विघटन हो गया 90 के दशक में, उसके बाद क्या आज भी मार्क्सवाद या नव मार्क्सवाद प्रासंगिक बचा हुआ है? तो इसकी प्रासंगिकता की बात हम करते हैं कि क्या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मार्क्सवाद जो है प्रासंगिक है। तो यहाँ जो है एक स्कॉलर का रेफरेंस आता है जिनका नाम है मार्टिन व्हाइट। मार्टिन व्हाइट क्या कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मार्क्सवाद की प्रासंगिकता की तो दूर बात है, मार्क्सवाद नाम की कोई विचारधारा ही नहीं है। मार्क्सवाद विचारधारा नहीं एग्जिस्ट करती है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, ऐसा मार्टिन व्हाइट ने माना। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि इनका मानना था कि स्वयं मार्क्स ने कभी भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात नहीं की। वो समाज में सर्वहारा वर्ग और पूंजीपति वर्ग की बात करते थे, लेकिन कभी भी उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, दो राष्ट्रों के बीच, दो राज्यों के बीच संबंध की बात नहीं की। इसलिए जो प्रयास किया जा रहा है मार्क्सवाद को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की विचारधारा के रूप में स्थापित करने का, वह प्रयास सही नहीं है और वास्तव में मार्क्सवाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की कोई विचारधारा है ही नहीं। इसके बाद मार्टिन व्हाइट की बात के बाद अब सोवियत संघ का जब विघटन हो गया, सोवियत संघ के विघटन के बाद भी मार्क्सवाद की प्रासंगिकता पर सवाल उठाए गए कि अब जो है लगने लगा कि मार्क्सवाद का जो है अंत हो गया और एक ही विचारधारा जो प्रासंगिक है वो है कैपिटलिज्म, पूंजीवाद या उदारवाद। ऐसा दुनिया को लगने लगा था। लेकिन फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि मार्क्सवाद प्रासंगिक नहीं है। इसको माना जा रहा है कि ये आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि जब जब शोषण का नाम आएगा तब तब मार्क्स का नाम जरूर उठेगा। आज भी प्रासंगिक है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी मार्क्सवाद हो चाहे नव मार्क्सवाद हो। क्यों प्रासंगिक है? तो उसके कुछ कारण हैं। पहला कारण हम देखते हैं कि वर्तमान समय में लगभग पिछले 4-5 साल से हम देख रहे हैं भूमंडलीकरण के खिलाफ, और अब तो कोरोना महामारी के बाद ये चीजें और जोर पकड़ रही हैं। भूमंडलीकरण का विरोध हो रहा है, और विरोध कौन कर रहा है? अनेक आंदोलन हो रहे हैं। इसमें हम उदाहरण देख सकते हैं ब्रेग्जिट का। ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया, ये भी भूमंडलीकरण के विरोध का ही एक उदाहरण है। इसमें एक विचारक हुए हैं पैट्रिक डायमंड। पैट्रिक डायमंड ने इस भूमंडलीकरण को विरोध को एक नाम दिया जिसे कहा जाता है बैकलॉस अगेंस्ट ग्लोबलाइजेशन।
यानी भूमंडलीकरण का पूरी दुनिया में विरोध हो रहा है और पूंजीवाद पर संकट छाया हुआ है। 1990 के दशक में लग रहा था कि पूंजीवाद ही एकमात्र विचारधारा है, लेकिन ज्यों-ज्यों समय आगे बढ़ता गया और कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिनसे पूंजीवाद पर संकट जो है बना हुआ है। ठीक है, जैसे ब्रेग्जिट भी उन घटनाओं में से एक था, ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से निकल गया। एक और घटना यदि हम देखें तो भूमंडलीकरण का नेता देश कौन सा है? भूमंडलीकरण का नेता देश है अमेरिका। और खुद अमेरिका आज ट्रंप सरकार के नेतृत्व में, ट्रंप के नेतृत्व में जिस पॉलिसी को फॉलो कर रहा है वो है अमेरिका फर्स्ट। अमेरिका वासियों के लिए ये ट्रंप का खुद का नारा था चुनाव में भी। अमेरिका फर्स्ट की नीति के तहत इन्होंने जो चीन के साथ अमेरिका का व्यापार युद्ध चल रहा है, भारत को भी काफी कुछ रियायतें जो पहले दी गई थी उनको छीना है। यानी कहीं न कहीं तरीके से ट्रंप सरकार अमेरिका में संरक्षणवाद की वापसी कर रही है। और जो अमेरिका भूमंडलीकरण का सबसे बड़ा नेता माना जाता था, वही आज इसका मुखर विरोधी हो गया है। फिर इसी चीज को हम देख सकते हैं, जो आगे वाले पेज पे चलते हैं, इसी चीज को हम देख सकते हैं वर्ल्ड सिविल सोसाइटी या वैश्विक नागरिक समाज। वैश्विक नागरिक समाज ने भी जो है इसका विरोध किया है। वैश्विक नागरिक समाज का मतलब हम समझते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया था, सिविल सोसाइटी का मतलब है एनजीओ या और गैर सरकारी संगठन। इसमें कौन शामिल नहीं होगा? इसमें राज्य के व्यक्ति शामिल नहीं होंगे, इसमें व्यापारिक संगठन जैसे फिक्की, एसोचम इत्यादि शामिल नहीं होंगे, यानी ये शामिल नहीं होंगे। इसमें एनजीओ और इत्यादि एनजीओ जैसे संगठन शामिल होंगे। तो भारत में कुछ एनजीओ हैं, ठीक है, कुछ अमेरिका में भी एनजीओ हैं, कुछ पाकिस्तान में भी हो सकते हैं। इस प्रकार दुनिया के विभिन्न देशों को मिलाकर के जो सिविल सोसाइटी बनती है उसको कहा जाता है वैश्विक नागरिक समाज या वर्ल्ड सिविल सोसाइटी। ये सोसाइटी विभिन्न मुद्दे उठाती है, मानवाधिकार के या पर्यावरण के या कोई और मुद्दे जैसे गरीबी के, कुपोषण के इत्यादि मुद्दे उठाते हैं। अब इनके द्वारा क्या कहा जा रहा है? इनके द्वारा एक मंच बनाया गया है जिसे कहा जाता है वर्ल्ड सोशल फोरम। वर्ल्ड सोशल फोरम या विश्व सामाजिक मंच। इस मंच के द्वारा ये विरोध कर रहे हैं ग्लोबलाइजेशन का, भूमंडलीकरण का, क्योंकि इससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, मानवाधिकारों को क्षति पहुंच रही है इत्यादि अनेक कारण गिनाते हैं और इस वजह से ये भूमंडलीकरण का विरोध कर रहे हैं। तो हमने देखा ब्रिटेन का ईयू से निकलना, यूएसए की अमेरिका फर्स्ट की नीति, पैट्रिक डायमंड द्वारा बैकलॉश अगेंस्ट ग्लोबलाइजेशन की धारणा, इन सब से पूंजीवाद पर संकट बना हुआ है। साथ ही साथ और सरकारों के अलावा जो सिविल संगठन है, नागरिक समाज है, उसके द्वारा भी ग्लोबलाइजेशन का विरोध किया जा रहा है। साथ ही साथ ग्लोबलाइजेशन में चूंकि स्टेट सेंट्रिक दुनिया जो थी उसको महत्व कम किया जा रहा था, ग्लोबलाइजेशन एक उदारवादी विचारधारा है। यहाँ हम देखते हैं कि यथार्थवादी मानते हैं किसको? यथार्थवादी ग्लोबलाइजेशन को नहीं मानते, ये दुनिया में अराजकता को मानते हैं और राज्य केंद्रित दुनिया को मानते हैं, ठीक है। और ये कहते हैं कि अराजकता हमेशा बनी रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसके उलट मार्क्सवादी क्या कहते हैं?
मार्क्सवादी कह रहे हैं कि अराजकता समाप्त होगी, क्योंकि अराजकता का मूल कारण पूंजीवाद है, और इस अराजकता को समाप्त करके हम जो है विश्व में शांति और न्याय की स्थापना करेंगे। तो ये भी एक कारण है ग्लोबलाइजेशन के विरोध का। मार्क्सवादी भी इसका विरोध कर रहे हैं, यथार्थवादी तो करते हैं ही। अब मार्क्सवाद का विचार प्रासंगिक क्यों है ये हमने जाना, लेकिन क्या ये एकमात्र ऐसा सिद्धांत है जो व्याख्या करता है दुनिया की? हमने यथार्थवाद पढ़ा, आदर्शवाद पढ़ा, मार्क्सवाद और नव मार्क्सवाद ये भी हम पढ़ रहे हैं। तो मार्क्सवाद या नव मार्क्सवाद भी वैसे ही हैं जैसे यथार्थवाद या आदर्शवाद थे, यानी कि ये मूलतः आंशिक विचार ही हैं। यथार्थवाद और आदर्शवाद की तरह तस्वीर का एक ही पहलू ये दिखाते हैं, पूरी तस्वीर साफ नहीं करते, पूरी तस्वीर की व्याख्या नहीं कर पाते कि दुनिया कैसी है और दुनिया क्यों है ऐसी। इस बात को साफ रूप से ये भी नहीं समझा पाते हैं। हम समझते हैं कि सभी विचारधाराओं को जब मिला करके पढ़ते हैं तभी हम मूल रूप से समझ पाते हैं कि दुनिया क्यों है। क्यों ये आंशिक विचार है, इसको हम जान लेते हैं। क्योंकि ये एक तो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की उपेक्षा करते हैं, यानी ये यूरोपियन यूनियन को नहीं मानते, ये यूएन को नहीं मानते, ईयू को नहीं मानते, ठीक है। फिर और ये आगे क्या कहते हैं, हर जगह इनका एक ही पॉइंट आता है कि पूंजीवाद जो है एकमात्र बुराई है। यदि पूंजीवाद का विनाश कर दिया जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। यानी एक पूंजीवाद के लिए ही छाती पीटना इनकी सबसे बड़ी बीमारी है, ठीक है। अब मार्क्सवादी और क्या कहते हैं, क्यों इनको आंशिक विचार कहा जाता है? मार्क्सवादी पूंजीवाद को एकमात्र बुराई मानते हैं, पूंजीवाद को ही विश्लेषण का एकमात्र आधार मानते हैं, इसी को लेकर अपनी सारी व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। इसी से शुरू होते हैं, इसी पर खत्म हो जाते हैं। इनकी दुनिया जो है पूंजीवाद से इतर देख ही नहीं पाती है। ये यहां तक कहते हैं कि राज्य नाम की जो संस्था है ये भी पूंजीवादी हितों का ही पक्ष पोषण करती है। राज्य भी पूंजीवादी हित की पूर्ति के लिए ही बनाया गया है और इसे बाकी नागरिक समाज से कोई लेना देना नहीं है। पूंजीपतियों के हित सुरक्षित रहें, मुकेश अंबानी की संपत्ति सुरक्षित रहे, अडानी के जो पोर्ट वगैरह हैं उनको कोई क्षति नहीं पहुंचे, इसलिए राज्य ये व्यवस्था करता है। बाकी उसे कोई मतलब नहीं है कौन सड़क पर अधनंगा भिखारी लेटा हुआ है, ऐसा मार्क्सवादी मानते हैं। कुछ बातें आंशिक रूप से सही भी हैं, कुछ गलत भी हैं, लेकिन पूर्ण रूप से व्याख्या मार्क्सवाद नहीं कर पाता है, अब नव मार्क्सवाद नहीं कर पाता है। दूसरी बात, ये नहीं मानते हैं कि राष्ट्रीय हित नाम की भी कोई चीज होती है, और ये सबसे ज्यादा मानव के हित को प्राथमिकता देते हैं। यानी राज्य, अंतर्राष्ट्रीय संगठन इन सभी को स्वीकार नहीं करते हैं, पूंजीवाद के विनाश की हर बार बात करते हैं। यहीं पर जो है मार्क्सवाद का सिद्धांत अटक कर रह जाता है। ये थी नव मार्क्सवाद की व्याख्या और उसका एक संतुलित विचार मार्टिन वाइट का। आगे चलते हैं, कुछ और अवधारणाएं नव मार्क्सवाद के हिसाब से हम देख लेते हैं, जैसे कि शक्ति की अवधारणा या मानवाधिकार की अवधारणा। तो यदि हम शक्ति की बात करते हैं कि मार्क्सवादी शक्ति में क्या शक्ति को स्वीकार करते हैं, और स्वीकार करते हैं तो किस स्वरूप को स्वीकार करते हैं? शक्ति के रूप में यथार्थवादी जिस स्वरूप को मानते थे, यथार्थवादी मानते थे सैन्य शक्ति को,
और यथार्थवादी बात करते थे कि इसको जो है बढ़ाना चाहिए। उदारवादी सैनिक शक्ति के साथ साथ वैचारिक शक्ति को मानते थे और सैनिक शक्ति को सीमित करने की बात करते हैं और शांति स्थायित्व की बातें करते हैं। ये उदारवादी मानते हैं, यानी यथार्थवादी शक्ति को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, उदारवादी शक्ति को सीमित करने और शांति स्थापना की बातें कर रहे हैं। जबकि यहां हम मार्क्सवादियों की बात करें तो मार्क्स जो बुजुर्ग हैं मार्क्सवाद के, मार्क्स लेनिन अंतरराष्ट्रीय सिद्धांतों में देखें तो संरचनात्मक मार्क्सवादी या प्राश्रितता के सिद्धांतकार। प्राश्रितता सिद्धांत हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है, नहीं देखा तो देख लें। प्राश्रितता सिद्धांतकार ये सभी क्या मानते हैं, ये सब के सब मानते हैं कि शक्ति का मूल क्या है। ये मानते हैं कि शक्ति का मूल केवल और केवल अर्थव्यवस्था है, यानी पुराने मार्क्सवादियों के विचार में शक्ति अर्थव्यवस्था ही है। अब नव मार्क्सवाद में कौन आते हैं, जैसे कॉक्स और लिंकलेटर को भी हमने पढ़ा। ये क्या मानते हैं, कॉक्स और लिंकलेटर मानते हैं कि अर्थव्यवस्था के साथ साथ सांस्कृतिक शक्ति भी कोई चीज होती है, यानी सांस्कृतिक महत्ता भी महत्वपूर्ण होती है। और सांस्कृतिक शक्ति के विचार को इन्होंने बढ़ावा दिया, ठीक है। और साथ ही साथ ये बात करते हैं कि दुनिया से जो है शक्ति राजनीति समाप्त होनी चाहिए। शक्ति राजनीति समाप्त होकर के और उसकी जगह क्या स्थापित होना चाहिए, शक्ति राजनीति समाप्त होने के बाद जो दुनिया हो वह समानता और न्याय पर आधारित होनी चाहिए। समानता और न्याय पर आधारित विश्व की ये बातें करते हैं। यानी नव मार्क्सवादियों के विचार में शक्ति का विचार जो है, शक्ति के बारे में सोचना भी आधिपत्यवादी हो जाता है। शक्ति के बारे में सोचना ही जो है वो विषमता मूलक हो जाता है, असमानता को जन्म देने वाला हो जाता है। इसलिए ये शक्ति के विचार को बिल्कुल अस्वीकार करते हैं और समानता तथा न्याय आधारित विश्व के गठन की बात करते हैं। ये था मार्क्सवाद में शक्ति का विचार। 3 दृष्टिकोण हमने देखे इसमें, एक तो तुलना की यथार्थवाद और उदारवाद से, फिर मार्क्सवाद, मार्क्स लेनिन और जो ट्रेडिशनल थिंकर हैं इंटरनेशनल रिलेशन के प्राश्रितता सिद्धांतकार, उनके नजरिए से शक्ति को देखा, वो अर्थव्यवस्था को मानते हैं। कॉक्स और लिंकलेटर जो है सांस्कृतिक महत्ता स्वीकार करते हैं और जो शक्ति राजनीति हथियारों की होड़ वगैरह है उसको ये समाप्त करने की बात करते हैं। साथ ही साथ ये बात करते हैं कि दुनिया समानता आधारित और न्याय आधारित हो और शक्ति का विचार अपने आप में आधिपत्यकारी है, विषमता मूलक है, इसलिए शक्ति राजनीति समाप्त होनी चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। मार्क्सवाद में अगला विचार देखते हैं कि ये मानवाधिकार को मानते हैं या नहीं। मार्क्सवादियों से पूछा जाता है कि क्या आप मार्क्सवाद में मानवाधिकार में विश्वास रखते हो, तो कहते हैं कि हमसे बड़ा मानवाधिकारवादी तो कोई हो ही नहीं सकता, हम तो जीते भी मानव के लिए, मरते भी मानव के लिए। साथ ही साथ ये आलोचना करते हैं, आलोचना तो सबसे बड़ा हथियार है इनका मार्क्सवादियों का। तो मार्क्सवादी सबसे पहले तो आलोचना ही करते हैं किसकी, पूंजीवादी लोकतंत्र की। पूंजीवादी लोकतंत्र और इनके द्वारा जो मानव अधिकार का विचार लाया गया है उसकी आलोचना कर रहे हैं। ये कहते हैं कि पूंजीवाद में उत्पादन जो है निजी हाथों में होता है
और एक कंपनी है, एक फैक्ट्री है, उसका मालिक एक ही होता है, उसी मालिक के निर्देशों को सभी को मानना पड़ता है। तो चूंकि एक ही आदमी के निर्देश को सभी मानते हैं तो लोकतंत्र कहां से हुआ। इसलिए पूंजीवादी जो कहते हैं कि हमने लोकतंत्र स्थापित किया है वह सब ढकोसला है, और जिन मानवाधिकारों की ये बात करते हैं वो सब भी ढकोसला है। ये किन मानवाधिकारों की बात करते हैं? ये बात करते हैं निजता के अधिकार की, ये बात करते हैं समलैंगिकता की, मतलब ये इस प्रकार के जितने भी अधिकार हैं सब ढकोसले हैं। जब अदनंगा फकीर भिखारी सब सड़क पर लेटे हुए हैं तो कहाँ की नैतिकता? और समलैंगिकता तो बाद की बात है, सबसे पहले तो रोटी कपड़ा मकान की आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए। इन बेसिक मूलभूत आवश्यकताओं पर तो चर्चा करते नहीं है पूंजीवादी, ये चर्चा करते हैं फिजूल की बातों पर। तो जो भी पूंजीवादी मानवाधिकार का विचार है उसको मार्क्सवादी अस्वीकार कर देते हैं। मार्क्सवादी कहते हैं कि सबसे अच्छे मानवाधिकार के लिए यदि आपको देखना है तो आप चीन में जाइए, आप क्यूबा में जाइए, और यदि आपने पुराना सोवियत संघ देखा है तो सबसे अधिक मानवाधिकारों की पराकाष्ठा यदि कहा जाए तो इन्हीं देशों में है। इन देशों में मनुष्य को मूलभूत आवश्यकताओं की कमी नहीं है, ऐसा मार्क्सवादियों ने माना। यानी यहाँ जो है वास्तविक मानवाधिकार है। हालांकि इनका नजरिया अलग है, लेकिन चूंकि हमें तो विचारधारा समझनी है इसलिए चीन और क्यूबा सोवियत संघ में वास्तविक मानवाधिकारों को मानते हैं। हाँ, ट्रेडिशनल जो ये विचार था, जो परंपरागत मार्क्सवादी थे, नव मार्क्सवादी इस बात को नहीं मानते। नव मार्क्सवादी कुछ बातों को अस्वीकार करते हैं। ये अस्वीकार करते हैं कि एक पार्टी का शासन नहीं होना चाहिए, इस बात को ये अस्वीकार कर देते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ जो सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व है, सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व को भी ये अस्वीकार कर देते हैं, एक पार्टी के शासन को भी अस्वीकार करते हैं। जबकि परंपरागत मार्क्सवादी, चीन में भी चूंकि एक पार्टी की सत्ता है, क्यूबा भी समाजवादी प्रकार से गठित है, और सोवियत संघ पुराना जो था वो तो था ही, तो वहां ये जो है वास्तविक मानवाधिकारों की उपस्थिति स्वीकार करते हैं। तो ये मार्क्सवाद के सबसे पहले आलोचना की इन्होंने पूंजीवादियों की, फिर ये परंपरागत मार्क्सवादियों का भी और नव मार्क्सवादियों का भी मानवाधिकार की बात हो गई। अब एक और कंसेप्ट है छोटा सा, वो है पारस्परिक आर्थिक सहायता परिषद, CMEA, काउंसिल ऑफ म्यूचुअल इकोनॉमिक असिस्टेंस। पारस्परिक आर्थिक सहायता परिषद, शॉर्ट में बोले तो CMEA। क्या है ये? अब इसके पीछे भी हम थोड़ा सा परिदृश्य या संदर्भ समझते हैं। जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया जो है दो धड़ों में बट गई। दौर शुरू हुआ शीत युद्ध का, शीत युद्ध का दौर शुरू हुआ, कोल्ड वार, वैचारिक संघर्ष, कोल्ड वार का प्रारंभ हुआ। एक धड़ा कौन सा था? एक धड़ा था USA और पश्चिमी यूरोप का, दूसरा धड़ा था USSR और उसके साथ पूर्वी यूरोप। पूर्वी यूरोप में बुल्गारिया, हंगरी, रोमानिया इत्यादि राष्ट्र आते हैं। एक इनका धड़ा था। अब यूरोप, अधिकांश यूरोप जो है द्वितीय विश्व युद्ध से काफी खस्ताहाल हो चुका था, ठीक है। इस समय सोवियत संघ में अमेरिका के एक राजदूत थे, अमेरिका के एम्बेसडर थे, जिनका नाम था जॉर्ज केनिन।
जॉर्ज कैनिन ने स्थिति को परखा, देखा कि समाजवाद बढ़ रहा है या रूसी नेतृत्व यूएसएसआर के नेतृत्व में साम्यवाद प्रसिद्धि पा रहा है, तो उन्होंने सोचा कि किस प्रकार से जो है रोका जाना चाहिए। उनके विचारों के आधार पर एक पत्रिका में लेख प्रकाशित हुआ मिस्टर अक्ष के नाम से, यानी उनका वास्तविक नाम उस लेख में नहीं बताया गया, और इसमें इन्होंने मिस्टर अक्ष के नाम से लेख प्रकाशित किया। इसमें इन्होंने एक विचार दिया कि यदि अमेरिका को दुनिया में अपना प्रभुत्व बनाना है या पूंजीवादी विचारधारा को अधिक मुखरता के साथ स्थापित करना है, तो हमें जो है जो यूरोप के राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध के बाद खस्ताहाल हो गए हैं, उनको आर्थिक सहायता उपलब्ध करानी होगी। यानी सिर्फ आदर्शवादी बातों से काम नहीं चलेगा, व्यवहार में कुछ सहायता करनी होगी और उन्हें अपनी तरफ मोड़ना होगा, अन्यथा ये सभी देश यूएसएसआर के संरक्षण में चले जाएंगे और पूंजीवाद जो है संकट में आ जाएगा। ये जॉर्ज कैनिन की बात के आधार पर ही अमेरिका ने एक योजना चलाई जिसे कहा गया मार्शल प्लान। मार्शल प्लान क्या था? मार्शल प्लान के तहत पश्चिमी यूरोप के जितने भी राष्ट्र थे उन सबको पुनर्निर्माण के लिए, दोबारा रिकंस्ट्रक्शन के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई अमेरिका की तरफ से और पूंजीवाद को फिर आगे बढ़ाया गया। इसके एवज में इस चीज को यूएसएसआर भी देख रहा था, सोवियत संघ भी देख रहा था, तो उसने सोचा कि यदि ऐसे ही प्रभुत्व बढ़ता रहा तो अमेरिका सबको आर्थिक सहायता दे करके अपने पक्ष में कर लेगा। इसलिए उन्होंने भी जो है एक संगठन बनाया जिसका मकसद था समाजवादी सुदृढ़ता स्थापित करना। समाजवादी सुदृढ़ता का मतलब जितने भी समाजवादी राष्ट्र हैं उन सबको जो है आर्थिक रूप से मजबूत किया जाए और एक साथ किया जाए, एक किया जाए, उनमें एकता स्थापित की जाए, ये मुख्य मकसद था। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि CMEA की स्थापना की। CMEA यानी काउंसिल ऑफ म्यूचुअल इकोनॉमिक असिस्टेंस, पारस्परिक आर्थिक सहायता परिषद। इसमें कौन कौन शामिल थे? CMEA में शामिल थे पूर्वी यूरोप के देश, इसमें शामिल था उत्तरी कोरिया, इसमें शामिल था क्यूबा, ठीक है, इसमें शामिल था वियतनाम, इत्यादि देश इसमें शामिल थे। यानी आप इसकी संरचना देखेंगे तो ये ऐसा नहीं है कि यूरोपीय यूनियन की तरह एक क्षेत्र आधारित संगठन था, बल्कि विश्व के विभिन्न देशों में, क्यूबा देखें, वियतनाम देखें, विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में ये देश थे, लेकिन विचारधारा के आधार पर ये संगठित हुए, CMEA में साथ आए और रूस ने इन सभी देशों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई। सोवियत संघ ने इन देशों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई ताकि ये विकास कर सके। साथ ही साथ CMEA के सदस्यों के साथ इन्होंने एशिया के और अफ्रीका के विभिन्न देशों को भी सहायता दी। एशियाई अफ्रीकी देशों को भी सहायता दी गई ताकि उनका झुकाव, मकसद था समाजवादी सुदृढ़ता, और जो समाजवादी नहीं है उनका झुकाव भी समाजवाद की ओर करना। अच्छा, इनकी एक अच्छी बात क्या थी? अमेरिका और जो भी पश्चिमी यूरोप के राष्ट्र थे उनमें जो व्यापार होता था वो हार्ड करेंसी में होता था। हार्ड करेंसी मतलब जो मुद्रा प्रचलन में है, जैसे कि डॉलर या पाउंड, और किसी देश के पास यदि ये नहीं होते थे, डॉलर नहीं होता था, पाउंड नहीं होता था, उसमें फिर भुगतान संतुलन आ जाता था।
जबकि सीएमईए के जो सदस्य देश थे उनके साथ ऐसा नहीं था। उन्हें छूट थी कि वो अपनी स्थानीय मुद्रा में भुगतान करें, यानी भारत यदि सोवियत संघ के साथ व्यापार करता तो उससे छूट थी कि चाहे तो वो रुपए में भुगतान कर दें, या फिर यदि रुपया भी नहीं है तो विनिमय पद्धति का प्रयोग करें। बार्टर सिस्टम, विनिमय प्रणाली, मतलब वो कुछ चीज दे रहे हैं, कुछ चीज उसके बदले में हम दे रहे हैं, पैसा बीच में नहीं आएगा। जैसे रूस ने हथियार दिए, हमने आलू गोभी दे दिए, ठीक है। तो इस प्रकार विनिमय पद्धति और स्थानीय मुद्रा यानी रुपए में भी व्यापार संभव था। ये एक अच्छी बात थी इनकी। साथ ही साथ अमेरिका के साथ आज भी यदि कोई देश कुछ चीजें वहां से मंगवाता है, जैसे हथियार वगैरह, तो उसके साथ बहुत सी शर्तें जुड़ी होती हैं। कोई भी आर्थिक सहायता हम यदि अमेरिका से लेते हैं तो उसके साथ बहुत सी शर्तें आज भी अमेरिका जोड़ता है, और जिससे वो देश मजबूर हो जाता है कि पूंजीवाद की विचारधारा को अपनाए। लेकिन सोवियत संघ के द्वारा दी गई सहायता में इस प्रकार की कोई बाधाएं नहीं थी, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात थी। लेकिन दुर्घटना ये हुई कि स्वयं सोवियत संघ ही नहीं रहा। सीएमईए के साथ क्या दुर्घटना हुई कि जो इसकी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था सोवियत संघ, उसने औरों को तो सहायता दे दी, लेकिन वो खुद जो है कोलैप्स हो गया, खुद समाप्त हो गया। और जो संकट आया साम्यवाद पर, उसकी वजह से सीएमए भी अब अस्तित्व में नहीं रहा। हालांकि इसने कुछ अच्छी बातें थी, जैसे कि विनिमय प्रणाली, दूसरे देशों पर अपनी शर्तों को मानने के लिए उनको बाध्य नहीं करना, स्थानीय मुद्रा में भुगतान, इत्यादि बातों के लिए सीएमए भी प्रासंगिक है, जिनका इस्तेमाल हम आज भी कर सकते हैं अपनी फॉरेन पॉलिसी के व्यवहार में। तो ये था नव मार्क्सवाद और मार्क्सवाद के कुछ अनुप्रयोग। आगे अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।